हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी न्यूट्रिशन की यानी पोषण की अगली क्लास है और मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर कि आप लोगों के जो पहले रिस्पॉन्स आ रहे थे क्लासेस को लेकर आंगनबाड़ी की वो नहीं थे, लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं उसके कुछ दिनों के बाद या एडमिट कार्ड की जो डेट थी उससे कुछ दिनों के पहले आपको रिस्पांस मिलना चालू हुआ, यानी व्यूज़ बढ़े हैं। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि आप लोगों ने क्लास को लेने में बहुत देर की है। तो आप लोग ये सोच के चलिए कि आपके चांसेस कम हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पढ़ाई पहले से स्टार्ट करनी है, एडमिट कार्ड आने के पहले से, बहुत पहले से। ओके, अब आपका क्या हुआ है, जैसे आपको एडमिट कार्ड की डेट पता चली, एडमिट कार्ड निकले हैं, उसके बाद से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, बस आपको ये सोच के पढ़ाई स्टार्ट करना है कि मुझे उन लोगों से ज़्यादा पढ़ाई करना है। जैसे अगर वो मान लीजिए जो स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ रहा था एग्ज़ाम्पल, तो आपको 12 घंटे पढ़ना होगा। अगर वो 7 घंटे पढ़ रहा है आपको 9 घंटे पढ़ना होगा। अगर वो 5 घंटे पढ़ रहा है तो आपको भी 9 घंटे ही, मतलब आपको कम तो पढ़ना ही नहीं है। आपको एवरेज अगर मैं बताऊं तो आपको 10 से 11 घंटे आपको एवरेज पढ़ना है रोज़, क्योंकि आपने पढ़ाई में थोड़ी देर कर दी है। क्योंकि इतने जल्दी अगर किसी के सिलेक्शन होते कि तुरंत पढ़ो, तुरंत एग्ज़ाम आए, तुरंत पढ़ो, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होते। थोड़ा आपको आप संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है पहले से। ओके, तो आप मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है। अब आप लोगों की क्या आदत में आ गया है, आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि अभी वैकेंसी आई है, वैकेंसी पेपर देने के बाद आप पढ़ाई बंद कर दोगे, तो फिर अगर वैकेंसी आएगी तो आप फिर से स्टार्ट करोगे, तो आपका सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं होगा। आपको ये बात मेरी बुरी लग रही है, लेकिन ये बात सच है। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ाई करेंगे तो आप सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे। आप प्रिपरेशन कीजिए, आप अपना एक एम चुनिए कि अगर मुझे आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र के लिए कुछ करना है। मानता हूँ कि वैकेंसी लेट आती हैं, जैसे 5 साल में वैकेंसी आती है, 10 साल में वैकेंसी आती है। अगर आपको अगर लगता है कि मेरे पास सिर्फ यही गवर्नमेंट जॉब का एक मार्ग है तो आप उसमें लग जाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप डेली पढ़ते, डेली आप अगर 3 से 4 घंटे निकाल लेते हैं ना, अगर आप आंगनबाड़ी के लिए, जब भी वैकेंसी आए आप वो छोड़ दीजिए। आप 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में जब भी वैकेंसी आए तो आपको डेली 3 से 4 घंटे पढ़ना है। तो आप खुद पाओगे 5 से 6 महीने बाद कि हम उन लोगों से बहुत आगे हैं जो अभी जिन्होंने हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ओके, तो आपको जो वीडियो यूट्यूब पे डले हैं या आप किताब लीजिए, आप जैसे भी पढ़ सकते वैसे भी पढ़िए। आप अपने मैथ को कंप्लीट रखिए, जिस स्टेट से आते हैं आप उस स्टेट की जीके को आप अच्छा रखिए, ठीक है। संविधान को थोड़े स्तर पर अच्छा रखिए। अर्थव्यवस्था, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो जैसे आंगनबाड़ी में जो चीज़ें सिलेबस में आपके में दी गई, वो सारी चीज़ों को आप पढ़िए। हिस्ट्री को पढ़िए, ज्योग्राफी को पढ़िए, छोटी लेवल पे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है। आपको अगर आप 3 साल में, 4 साल में वैकेंसी आ रही है तो आपको पढ़ाई अभी से स्टार्ट करना है, क्योंकि दिनों दिन क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप क्या सोचिए, ये जो आपने सुपरवाइज़र का फॉर्म डाला है तो आपने अब मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि क्या जो महिलाएं हैं, घरेलू महिला हैं जो घर का कामकाज करती, सिर्फ इन्होंने डाला, नहीं। ये सीधी भर्ती थी, उसमें फॉर्म सबने डाला चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आप सोचिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, तो आपको उनके जितना पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो पोषण की क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन से संबंधित कुछ चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो पढ़ा था हमने। कार्बोहाइड्रेट से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो समझा था। तो हमारा जो थ्योरी है वो क्या है, आपको मैं यहाँ पे कंटेंट कराऊँ और कंटेंट में साथ साथ मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पोषण की यानी न्यूट्रिशन की आगे की क्लास। बस आप लोगों को यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कहीं और से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं है। आप पढ़िए
और आप मॉक टेस्ट लगाइए, पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए, और कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आगे के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आपको आगे फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम, जितनी भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है, समझिए दोबारा से, जितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी वैकेंसी आती है, अगर आप 30 साल के हो तो 30 साल के अकॉर्डिंग या आपकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी आती है आप उनमें अप्लाई करते हो, तो उसकी प्रिपरेशन आपको आज से स्टार्ट करनी है, ना कि फॉर्म भरने के बाद या एडमिट कार्ड आने के बाद कभी नहीं करना, क्योंकि उस हिसाब से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है। और पहली बात। दूसरी बात क्या है, आपका जो पढ़ने का तरीका है, आप पढ़िए, उसके एमसीक्यू लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप उसको पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, ये सही पढ़ने का तरीका है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ लोगे 10 बार पढ़ लोगे, अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें इसमें से छांटना क्या है, क्या हमारे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको यही पता नहीं चलेगा कि इसमें से क्वेश्चंस पूछा कैसे जाएगा। ठीक है। तो ये मैं वही करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में हमने समझा था कार्बोहाइड्रेट की विशेषताएं, कार्बोहाइड्रेट की सोर्स, अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में समझ चुके थे। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इससे। यहाँ पर दिया है माल्टोस, माल्टेस, ग्लूकोस, ग्लूकोज। ये आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना, यूँ मैं बता रहा हूँ। वो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में क्या होती है, संपन्न। तो आपको क्या याद रखना है, जो मैं इसमें से बताऊंगा, जैसे भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को मुंह से ग्रहण करना, तो पाचन की सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, वो क्या होता है, मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला, ग्रास नली द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाता है। इसके बाद दूसरी क्या स्टेज है, ग्रास नली द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाना। प्रग्रहणी में भोजन का पाचन, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको ये याद करना है और उसके बाद सीधे यहाँ पर आना है। ठीक है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है। ये आपको याद रखना है कि पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किया गया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को निम्नलिखित 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। शर्करा, दूसरा होता अशर्करा। शर्करा का मतलब होता है शुगर, यानी जिस चीज़ में मिठास होगी, मीठा होगा, उसको हम बोल देंगे शर्करा। यह स्वाद में मीठी, जल में विलेय, ठोस, क्रिस्टलीय होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के 2 वर्गीकरण हैं, भौतिकी वर्गीकरण। ठीक है। उनके मतलब भौतिक गुणों के आधार पर, ठीक है, रासायनिक गुणों के आधार पर नहीं। क्लियर। 2 है, शर्करा और अशर्करा। तो इसकी क्या विशेषता होती है, मीठा होता है, जल में घुल जाता है, ठोस होता है। ठीक है। क्रिस्टली का मतलब होता है एक इसका, जैसे क्यूब होते हैं ना, वैसे क्रिस्टली मान लीजिए। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। फिर होता है अशर्करा, ये स्वादहीन होता है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ये जल में घुलता भी नहीं है, ये अक्रिस्टलीय होता है। ठीक है। जैसे सेलुलोज और स्टार्च। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट क्रिस्टलीय होता है कि अक्रिस्टलीय होता है कि दोनों होता है, तो दोनों होता है, क्योंकि शर्करा और अशर्करा दोनों किसके गुण हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहले आपको ये याद रखना है, भौतिक गुणों के आधार पर 2, शर्करा और अशर्करा।
और अगर हम रासायनिक गुणों की बात करें तो 3 मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आता है, इसमें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आता है। इसमें स्टार्च, सेलुलोज, डेक्सट्रिन, ग्लाइकोजन और पेक्टिन आता है। पहले सबसे पढ़ेंगे हम मोनोसेकेराइड को। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई है। ये एकल रासायनिक बंध द्वारा संयोजित होते हैं। ये जल में घुलनशील होता है। आपको ये याद रखना है कि सबसे सरल इकाई है, ये याद नहीं रखना है। ये जल में घुलनशील होते हैं, ये क्रिस्टली होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है। इन्हें शर्कराएं भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड निम्नलिखित में से 3 प्रकार की शर्कराएं होती हैं। ठीक है, इसमें होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये यहाँ पर दिया गया था, जैसा कि यहाँ पर दिया गया था कि इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, आगे क्या दिया, ग्लूकोज यह शर्करा का सबसे सरलतम रूप है। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ पाचन के बाद ग्लूकोज के रूप में शरीर में क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, ठीक है। शर्करा का सबसे सरलतम रूप है। समस्त कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन के बाद ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में शरीर में क्या हो जाता है, अवशोषित। शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इसे जीवों का सार्वत्रिक ईंधन पदार्थ कहते हैं। मानव रक्त में उपस्थित ग्लूकोज दैनिक कार्यों के लिए प्रदान करता है। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद से आपको क्या याद रखना है, ये जो ग्लूकोज होता है वह कहाँ कहाँ से मिलता है, अंगूर से, शहद से, गुड़ से, चुकंदर से, आलू से, शकरकंद से और गन्ना से। फिर होता है फ्रक्टोज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है तो ग्लूकोज, शहद में, अंगूर में, ठीक है। अगला फ्रक्टोज कहाँ होता है, यह ठोस, क्रिस्टली, स्वाद में मीठा तथा एक विलेय होता है। फलों के रस में पाया जाता है, ठीक है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, जैसे आम, गन्ना, शहद आदि। फिर अगला है गैलेक्टोज, ये किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। अब होता है डाइसेकेराइड। इसको आपको एक बार पढ़ लेना, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है ना, ठीक है। कि लैक्टोज किस में होता है, माल्टोज किस में होता है, डाइसेकेराइड क्या होता है, ये सब एक बार जल्दी जल्दी आप पढ़ लेना, ठीक है। और ये सुक्रोज गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि गन्ने में सर्वाधिक पाया जाता है। इसके क्या क्या सोर्स हैं, गन्ना, ताड़ तथा चुकंदर। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ मिलकर यह आकारहीन होता है, जल में अविलेय होता है, जल में नहीं घुलता है। इसे अशर्कराएं भी कहते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। स्टार्च क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, मैं धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट उसका क्या क्या महत्व होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4 किलो कैलोरी का मतलब हो गया इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। किलो का मतलब होता है 1000, 4 का मतलब 4, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वसा की भांति मानव शरीर की शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का महत्व निम्न प्रकार है, मानव शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करता है। ऊर्जा का भंडारण करने में आरएनए, डीएनए को मुख्य घटक के रूप में, सेलुलोज के रूप में पादपों की कोशिका की भित्ति के निर्माण में, प्रोटीन की बचत करने में, भोजन के स्वाद प्रदान करने में, आहार का परिमाण प्रदान करने में, आहार को। अब स्वास्थ्य पर क्या क्या लाभ पड़ता है, ऊर्जा, ये त्वरित ऊर्जा देता है, ठीक है।
लिफ्ट मूड, बेहतर नींद में मदद करना है, रोगों को रोकने में मदद करना है, शरीर का फाइबर प्रदान करना, ब्लड क्लॉट करना, जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना उसके लिए, पाचन तंत्र को बेहतर बनाना। और आपको कुछ नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो ऊर्जा आवश्यकताओं की संपूर्ति नहीं होती है, जिससे व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है तथा उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता भी शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, इससे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक उतना प्लीज़ पढ़ लीजिए। अगर आप आगे के लिए कर रहे हैं तो आगे भी पढ़ लीजिए, ठीक है।